हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बच्चन सिंह प्रश्नोत्तरी सीरीज का अगला भाग लेकर प्रस्तुत हूँ और इसमें रीति काल से संबंधित और भक्ति काल से संबंधित प्रश्न हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न। लेकिन आज का पहला प्रश्न देखने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है, साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है और उस टेलीग्राम चैनल पर मैंने जो मूल गद्यांश, पद्यांश, नाटक, उपन्यास, निबंध जो सभी हैं उसको अपने चैनल पर मैंने रखा है। तो इस बार जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो नेट का प्रश्न पत्र आया था उसमें सवाल उन लोगों ने इस तरह से पूछे हैं कि सब धरा का धरा रह गया। जब तक आप जो मूल किताबें हैं उनको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं। बात आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए आप मूल किताबें पढ़ें, क्योंकि मूल किताबों का कोई विकल्प नहीं होता है। इसीलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जो मूल किताबें हैं उसको आप पढ़ें। साथ ही साथ जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो प्रश्न मैंने बनाए हैं ये किसी गाइड से कॉपी पेस्ट नहीं है, इसे बनाने में बहुत ही प्रयत्न किया गया है। तो आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें और नोट बनाते चलें जो आपको नया लगे। पहला प्रश्न है, पद्मिनी के प्रति रत्नसेन का प्रेम सूफियों का साधनात्मक प्रेम है। यदि इसे हटा दिया जाए तो रतन सेन और अलाउद्दीन का प्रेम एक जैसा ही है। कथन किसका है? शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चन सिंह। मित्रों, जो रत्नसेन हैं और अलाउद्दीन हैं ये दोनों पद्मिनी से ही प्रेम करते हैं और उसके सौंदर्य से प्रभावित हैं। लेकिन सूफियों की एक खूबी है, वो परमात्मा को प्रेयसी के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका हम एक अन्य अर्थ लें तो ये देखने में आता है। अगला प्रश्न है, सूर सागर के में किस विषय से संबंधित पद अधिक हैं? बाल लीला, भ्रमर गीत, प्रकृति चित्रण, सुदामा कृष्ण मित्रता। तो इसका जवाब हम देखें, इसका जवाब हो जाएगा बाल लीला। आचार्य शुक्ल का एक कोट आता है कि सूरदास जो हैं वो जो बचपन होता है उसका कोना कोना झांक आए हैं। और कोना कोना से अगर हम इस अर्थ की गहराई में जाएं तो ये हो जाएगा कि कोई भी ऐसा पक्ष बाकी ना हो जिसका चित्रण सूरदास ने नहीं किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा बाल लीला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास के बारे में गलत विकल्प है। नंददास की रचना रसमंजरी नायिका भेद से संबंधित है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत गीता का एक प्रकार से पद्यानुवाद है जो 5 अध्यायों में विभक्त है। सूरदास का भ्रमर गीत प्रबंधात्मक है तो नंददास का भ्रमर गीत मुक्तक है। और चौथा ऑप्शन है कि इनकी भाषा ब्रज है। अगर इसके हम जवाब के बारे में बात करें तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो सूरदास का भ्रमर गीत है मित्रों, वो प्रबंधात्मक नहीं है, वो कैसा है? मुक्तक है। और जो नंददास का भ्रमर गीत है ये प्रबंधात्मक रचना है। नंददास के बारे में अगर हम और बात करें तो इनके गुरु जो हैं, माफ़ कीजिएगा, नंददास कह सकते हैं कि जो अष्टछाप है उसके सबसे कनिष्ठ कवि हैं और ये अच्छे खासे कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं के साथ साथ इनकी भी कुछ रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा बोल ही नहीं जानई जिनके कुल के दास, भाषा कवि वो मंदमती ते ही कुल केशव दास। यह पंक्ति किसकी और किस रचना में है? आशा करती हूँ कि इसका जवाब आप सभी लोगों को पता होगा। केशवदास कृत रामचंद्रिका में, केशवदास कृत कवि प्रिया में, केशवदास कृत जहांगीर जस चंद्रिका में, या फिर केशवदास कृत छंद माला में। इसका जवाब हो जाएगा केशवदास कृत
कवि प्रिया में केशवदास ये बात कहते हैं। केशवदास की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही वो बहुत ही विद्वत घर में पैदा हुए थे और उनके घर के जो नौकर चाकर थे वो भी संस्कृत में बात करते थे। चूँकि समय की मांग थी कि उन्हें इस भाषा में लिखना पड़ा और वो संस्कृत में नहीं लिख पाए क्योंकि समय की मांग नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये दुख बैठा रहा, इसीलिए उनका दुख इस दोहे के रूप में प्रस्फुटित हुआ और हमारे सामने है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये उपर्युक्त अग्रदास के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। ये संवत 1657 के लगभग विद्यमान थे और तुलसीदास की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। आचार्य शुक्ल जी ये कथन किसके विषय में कहते हैं? सुंदरदास, नाभादास, हित हरिवंश या फिर स्वामी हरिदास? तो सभी को पता है कि जो अग्रदास के शिष्य थे वो नाभादास थे और इन्होंने तुलसीदास को कह सकते हैं कि कली काल का वाल्मीकि व्यंग्य के रूप में कहा था। पूछा हुआ प्रश्न है। तो नाभादास जो है इन्होंने भक्तमाल की रचना की है और 216 छप्पय छंदों में इन्होंने 200 भक्त कवियों का वर्णन किया है। इस भक्तमाल की गहराई में अगर हम जाना चाहें तो उसमें 84 कवि जो हैं वो कृष्ण भक्त हैं और बाकी के कवि राम भक्त हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम भक्ति के रसिक समाज में कौन भक्त अपने को सीता का छोटा भाई मानता है? कह सकते हैं कि कौन भक्त कवि राम को अपना जीजा मानता है या फिर स्वयं को उनका साला बताता है, बात एक ही है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राग दास। पता नहीं ये क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन चूँकि हम हिंदी को पढ़ने समझने वाले लोग हैं तो हमें जानना ही चाहिए, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे रख लिया है। क्या पता पूछ लिया जाए कहीं पे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं जीवाराम, माधवदास, रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी। तो यहाँ पे माधवदास लिखा है तो आप बेनी माधवदास को उनका कह सकते हैं कि पीछे वाला नाम तो उनका है, सही बात है, लेकिन जो इसके पहले टीकाकार हैं रामचरितमानस के वो रामचरण दास हैं। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक के लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी के विषय में गलत कथन है। इनका जन्म आगरा के निकट हुआ था। अर्धकथानक 1641 में लिखा गया। इन्होंने इसे 55 वर्ष की अवस्था में लिखा। आपने नवरस नामक ग्रंथ को गोमती नदी में बहा दिया था। तो सबको पता है जो गोमती नदी है वो जौनपुर में बहती है और चूँकि ये जौनपुर में जब बहवा दी हैं अपने ग्रंथ को, तो इनका जन्म आगरा में नहीं हो सकता है, इनका जन्म जौनपुर में ही हुआ था। इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, जो बनारसी दास की अर्धकथानक है ये गद्य में ना लिखी हुई, ये पद्य में लिखी हुई आत्मकथा है और हिंदी की इसे पहली आत्मकथा होने का गौरव प्राप्त है। इसे आप याद रखें। अगला प्रश्न है, किसने रीतिकाल को बद्ध रीति का मुक्त रीति में विभाजित किया? चंद्रबली पांडे, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, राहुल सांकृत्यायन। तो जैसा कि पता है कि रीतिकाल से सबसे पहले विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध में विभाजित किया था, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि बद्ध रीति काव्य और मुक्त रीति में विभाजित किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चन सिंह। अगर हम इनका मैंने यहाँ पे वर्गीकरण रखा है ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हों। जो इन्होंने बद्ध रीति काव्य है उसके 2 भाग कर दिए हैं, एक रीति चेतस और दूसरा है काव्य चेतस। और उसके बाद जो दूसरा है मुक्त रीति काव्य, इसमें क्लासिकल रखा है और उन्होंने स्वच्छंद रखा है। यहाँ पे क्लासिकल में उन्होंने बिहारी को रखा है। ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि बिहारी जो हैं वो रीतिसिद्ध काव्य में आते हैं, लेकिन पूछ दे अगर आपसे कि बच्चन सिंह ने उन्हें किस कैटेगरी में रखा है तो आप क्लासिकल में मान के चलेंगे। क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय। और स्वच्छंद में उन्होंने घनानंद हो गए, घनानंद हो गए, बोधा हो गए, आलम हो गए, इन लोगों को रखा है। जिन लोगों ने बच्चन सिंह की बुक पढ़ी होगी वो मेरे बात से सहमत भी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल जी को रीतिकाल के नामकरण की प्रेरणा किससे मिली थी? शिव सिंह सेंगर, जिनका कि इतिहास ग्रंथ था और इन्होंने आचार्य शुक्ल से पहले लिखा था, शिव सिंह सरोज।
1883 में। फिर आते हैं मिश्र बंधु, इनका भी इतिहास ग्रंथ जो है वो बच्चन माफ़ कीजिएगा शुक्ल जी से पहले ही लिखा गया था और जिसके 2 भाग थे। एक 1914 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1934 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा आता है महेश दत्त शुक्ल जो कि 1873 में अपनी पुस्तक लिख चुके थे। और बाद में आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और इनका जो नामकरण दिया गया था रीतिकाल को, उन्होंने क्या कहा था? रीति काव्य कहा था। और शुक्ल ने क्या कह दिया? शुक्ल जी ने क्या कह दिया? इसे रीति काल कह दिया। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और शुक्ल जी को नामकरण की प्रेरणा किससे मिली थी? जॉर्ज ग्रियर्सन से मिली थी। अगला प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया था, किसका कथन है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। जब आप बच्चन सिंह की बुक पढ़ेंगे तो चूँकि सबसे अच्छी इतिहास की अगर हम बात करें, सबसे अच्छे इतिहास ग्रंथ की, तो आचार्य शुक्ल ही आते हैं सर्वोपरि। तो बच्चन सिंह अपनी पुस्तक में उनके कुछ कथनों का समर्थन करते हुए चलते हैं, तो ये वहीं से लिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आचार्य शुक्ल। जिन्होंने आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा उसमें भी ये कोट मिलता है। अगला प्रश्न है, सामंती दिनचर्या का वर्णन देव ने अपनी किस रचना में किया है? जाति विलास, अष्टयाम, शब्द रसायन या फिर देव माया प्रपंच। तो अष्टयाम का मतलब क्या होता है मित्रों? अष्टयाम का मतलब होता है, अष्ट मतलब 8 हो और याम का मतलब होता है प्रहर। अष्टयाम नाम से हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। चूँकि ये बता रहे हैं कि सामंती दिनचर्या का वर्णन देव ने अपनी किस रचना में किया है, तो जब दिनचर्या का वर्णन आता है तो दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो निस्संदेह अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अष्टयाम इसका जवाब होगा और आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है, इन आदर्शों से गांव का कोई संबंध नहीं था, किस कवि ने गांव की हंसी उड़ाई है? ये कोट थोड़ा बड़ा था लेकिन समय की कमी थी तो मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये पूछा गया प्रश्न है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि किस कवि ने गांव की हंसी उड़ाई। मेन यहाँ पे यही है, तो मैंने इसे के प्रमुख रूप से रखा है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहारी। बिहारी चूँकि आगरा के आसपास इनका, आगरा और मथुरा के आसपास ये रहे, तो चूँकि ये शहरी जीवन से रहते थे और ये गांव के लोगों को गंवार समझते थे और उनका इन्होंने बहुत जगह मजाक उड़ाया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से कवि हैं जो कि गांव के लोगों को कुछ नहीं समझते थे या फिर उनकी हंसी उड़ाते थे। अगला प्रश्न है, यदि शुक्ल जी को ठीक ठिकाने से पढ़ लिया होता तो हवा में मुक्का मारने की ज़रूरत ना होती। शुक्ल जी शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करते हैं। साहित्य के विकास में इतिहास देखा जाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि साहित्य के विकास में इतिहास देखा जाता है। प्रवर्तक धर्म, दर्शन आदि क्षेत्र में होते हैं। किस आलोचक द्वारा रीतिकाल के एक कवि को प्रवर्तक के रूप में मान्यता देने का विरोध बच्चन सिंह कर रहे हैं? तो मिश्र बंधुओं का, डॉक्टर नगेंद्र का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र का विरोध यहाँ पे बच्चन सिंह कर रहे हैं। और ये थे आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।